तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का आशीष सर सीतापुर अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम आप लोगों को अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और जल्दी से पूरा पूरा वीडियो में पूरा लेक्चर कवर करेंगे ताकि आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही लाभ मिले। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको हाइप भी कर दिया करिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th के अध्याय 2 को, आम्ल क्षारक एवं लवण को, एसिड बेसेज एंड साल्ट्स को। इसी प्रकार के नोट्स हर सब्जेक्ट के उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए जोरदार लाइक करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे आम्ल है, क्या दिया गया है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं यानी एसिड जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं भैया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यहाँ पर इसके लिए ट्रिक है अनिल। आ माने अम्ल, ना माने नीला, को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। यहाँ पर ये चीज ट्रिक बताई गई। तो यहाँ पर अगला देखते हैं, क्षारक यानी बेसिस स्वाद में कड़वे होते हैं और इसके उल्टा होता है अम्ल के। लाल लिटमस को ये लोग कैसे कर देते हैं, लाल लिटमस को ये लोग नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, तो नीला कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला यहाँ पर दिया है अम्ल क्षारक सूचक। क्या दिया है, अम्ल क्षारक सूचक यानी इंडिकेटर जिसको कहते हैं। वे पदार्थ जो बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा क्षारक है। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है उसकी पहचान कराते हैं, सूचना देते हैं। ये अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, मतलब या तो अपना कलर चेंज करके बताएंगे या फिर गंध में परिवर्तन के कारण। तो सूचकों के प्रकार जो है, पहला हो जाता है प्राकृतिक सूचक जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और ये क्या करता है, ये जो प्राकृतिक सूचक होता है वो लिटमस होता है। लिटमस जो होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है। अगर कोई अम्ल पदार्थ डालोगे तो लिटमस अपने आप को लाल में बदल देगा और क्षारक डालोगे साबुन वगैरह तो वो नीला कर देगा। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल में कोई बदलाव नहीं पाओगे। अम्ल में कोई बदलाव नहीं, पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन क्षारक में भूरा लाल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कपड़े पर हल्दी के दाग जब लग जाते हैं तो साबुन जब लगाते हो, क्षारकी होती है साबुन, तो उससे क्या होता है, दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। यह रोज का उदाहरण है, इसको याद रखना आपका फर्ज है। अगला है लाल पत्ता गोभी। ये भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है जो अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में हरा हो जाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, लाल पत्ता गोभी जो होता है वो अम्ल में लाल और क्षारक में हरा हो जाता है। और इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज भी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। अगला देखते हैं गंधी सूचक यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। परिभाषा इसकी ये है, कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें हम लोग गंधी सूचक कहते हैं। उदाहरण है इसका प्याज का रस। प्याज का रस जो होता है ये अम्ल में क्या करता, कोई गंध परिवर्तन नहीं करता है, तीक्ष्ण गंध की तीक्ष्ण गंध ही बनी रहती है। लेकिन ये क्षारक, जब क्षारक इसमें मिला दिया जाता है प्याज का रस, तो क्षारक में कोई गंध नहीं रहती यानी इसकी गंध उड़ जाती है। इसी प्रकार वैनिला एसेंस देखते हैं, ये अम्ल में गंध इसकी समान रहती है, मतलब अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं रहती, मतलब बिल्कुल ही गंध उड़ जाती है। इसी प्रकार लौंग का तेल, अम्ल में गंध समान रहती है लेकिन क्षारक में गंध समाप्त हो जाती है। तो देखा, जो प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल था, इसमें सब में अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्षार जो है इनकी सबकी गंध को उड़ा दे रहा था। तो इस प्रकार हमने इसको देखा गंधी सूचक। ठीक है, इसकी क्षारक इन सूचकों की गंध को बेअसर कर देता है। ठीक, अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। याद रखेंगे, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2HCl प्लस Zn एरो ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस लगातार यहाँ पर रिएक्शन में बन रही है और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन गैस के फटफट के धुन के साथ भी जलती है। ये आपके किताब में जो है दिया हुआ है। जब दानेदार जिंक की तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो जो गैस बनती है बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस बनती है और फटफट की धुन के साथ जो है जलती है। टॉपर्स की
टिप ये है कि हाइड्रोजन गैस की जांच जो है पाप साउंड के साथ होती है, जो मैंने बता ही दिया। क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया, कुछ क्षारक भी सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। कुछ क्षारक, सभी क्षारक नहीं, लेकिन ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। क्षारक प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन के, जैसे ये NaOH प्लस जिंक Na2ZnO2 और प्लस H2। सोडियम जिंकेट इसका नाम है, Na2ZnO2 का, और हाइड्रोजन गैस बन गई। सोडियम जिंकेट का सूत्र जो है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट अथवा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से चाहे क्रिया करें, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करें, वो लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे। यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखा है, ऊपर वाले में धोने वाले सोडा का जो है रिएक्शन है, और नीचे वाले में खाने वाले के सोडा की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया लिखी गई, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। CO2 गैस की जांच कैसे करेंगे? जैसे कि हाइड्रोजन की गैस की जांच पाप की धुन के साथ, मतलब फट की धुन के साथ देखा था, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लाइम वाटर टेस्ट, इसके लिए करना पड़ेगा। CO2 को चूने के पानी CaOH का होल टॉइस में प्रवाहित करने पर ये कैसा रंग देगा? दूधिया रंग अगर हो जाता है तो समझ लेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए नीचे रिएक्शन भी लिखी गई, CaOH का होल टॉइस प्लस CO2 एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल। CaCO3 श्वेत अवक्षेप का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में भैया अपक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, फिर वो लवण और जल बना देते हैं। इस अपक्रिया में लवण तथा जल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है HCl और NaOH, ये बनाएगा NaCl प्लस H2। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नोट्स। NaOH में फिनाइलएप्थिलीन डालने पर विलयन गुलाबी हो जाता है, यानी NaOH क्या है? क्षार है, और इसमें जब फिनाइलएप्थिलीन डालोगे तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। HCl मिलाने पर यह वापस रंगहीन हो जाता है। नहीं, अगर अम्ल मिला दोगे तो इसका रंग फिर से गायब हो जाएगा, यानी गुलाबी से फिर बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो अगला देखते हैं ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। चूंकि एक उदासीनीकरण क्रिया जैसी है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। याद रखो, जो मेटल हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड वो अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार से जो है देखेंगे, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में देखेंगे सभी अम्लों में क्या समानता है। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में H होता तो है, पर वे आयन नहीं बनाते, इसलिए विद्युत चालन नहीं करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, लेकिन इसीलिए शुष्क HCl गैस लिटमस रंग नहीं बदलती, क्योंकि जल नहीं होता है। जब तक जल नहीं होगा तो H+ आयन नहीं दे पाएंगे, और इसे जल से अणुओं से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मतलब H+ आयन स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, और इसलिए ये क्या करेंगे भैया? H+ आयन नहीं बनाएंगे, इसलिए शुष्क जो गैस होगी वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल नहीं पाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं, क्षारक। क्षारक क्या होता है? क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन यानी OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि रिएक्शन लिखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो बात को समझो, जितने भी जल में घुल जाएंगे वो क्षारक को हम लोग क्षार कहेंगे। क्षारक तो सभी होते हैं, लेकिन क्षार उन्हीं को कहेंगे जो पानी में घुल जाएंगे। इसीलिए सभी जो क्षार बनते हैं वो क्षारकों से ही बनते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, अम्ल क्षारक को तनुकृत करना, डाइल्यूट। तनुकृत करना माने उनमें कमी करना, यानी जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। सावधानी, जल में अम्ल या क्षारक का घुलना अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है तेजी के साथ। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। हमने पानी को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, लेकिन हिलाते रहना चाहिए पानी को। जल को अम्ल में डालने पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से मिश्रण बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं, कांच का बर्तन भी टूट सकता है। अब यहाँ देखेंगे विलयन कितने प्रबल हैं। तो ये pH
पैमाने से हो पाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल होता है, जिसका अर्थ है शक्ति, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो है डॉक्टर सोरेनसन ने खोज किया था। यहाँ पे जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारकीय होता है, जिसके 7 से कम होता है उतना ही प्रबल अम्लीय होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कुछ रासायनिक सामान्य पदार्थों का पीएच मान, जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 याद रखना, हल्का क्षारीय होता है। जठर रस यानी जो पेट में HCl अम्ल बनता है उसका क्या होता है 1 EmHCl यानी 1.2। दुर्बल अम्ल नींबू का रस का 2.2, टमाटर का 4, उदासीन शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4। और इसी प्रकार से दुर्बल क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। दैनिक जीवन में पीएच का माप, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। वर्षा का जल 5.6 से जब कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह नदी के जल के पीएच को कम कर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है। बगीचे की मिट्टी पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अम्लीय या क्षारकीय मिट्टी को उपचारित कर पौधों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अन्य ग्रह, शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। जो शुक्र का वायुमंडल है, शुक्र ग्रह का जो पृथ्वी के नज़दीक है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से वो बना है, जहाँ जीवन संभव नहीं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारे पेट यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। अपच जब हो जाती है, जब पेट में ज़्यादा अम्ल बन जाता है जिससे दर्द और जलन होने लगती है, तो उसके लिए एंटी एसिड यानी क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड में अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। उदाहरण जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पानी भी पी सकते हैं। पीएच परिवर्तन और दंत क्षय, जब पीएच मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइटिस शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह पानी में नहीं घुलता, पर मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। मुंह के बाद मुंह में बचे बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। इसका इलाज है क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग कर अम्ल को उदासीन करना। अगला है पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक जब काट लेता है तो अम्ल छोड़ देता है शरीर में। डंक वाले अंग पर बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक लगाने से हमको क्या मिलता है, आराम मिलता है, या तो खटाई या फिर साबुन का रगड़ते हैं तब भी सही हो जाते हैं। निटल का डंक, निटल पौधे के पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, ये छूने पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं जिससे जलन या दर्द होने लगता है। लवण परिवार फैमिली साल्ट, लवण जो होते हैं समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। लवण सोडियम लवण होते हैं और इधर होते हैं क्लोराइड के लवण यानी NaCl KCl, उधर NaCl और Na2SO4, ये सोडियम लवण हो गए, ये क्लोराइड के लवण कहेंगे। उदाहरण सोडियम लवण परिवार, इन दोनों में Na+ आयन समान है, मतलब Na+ आयन समान है, लेकिन सोडियम क्लोराइड परिवार में NaCl में Cl आयन समान है। क्लोराइड परिवार में Cl की संख्या बराबर है उधर Na की। तो यहाँ पर देख लेंगे लवणों का पीएच। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन उसके मूलक अम्ल और क्षारक की प्रबलता पर निर्भर करती है। नियम 1, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेंगे तो उदासीन लवण बनाएंगे जिसका पीएच मान 7 होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक बनाएंगे तो अम्लीय लवण रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रबल होगा वही यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसका मान क्या होगा 7 से कम। और प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल मिलेंगे तो क्षारकीय लवण बनेगा और 7 से उसका अधिक होगा पीएच मान। नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक से रासायन। एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। प्रकृति इसकी होती है उदासीन लवण। स्रोत समुद्री जल, खनिज नमक आदि। यहाँ पर देखेंगे साधारण नमक जो होता है उससे क्या क्या बन सकता है, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें सब में मदद करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनता है क्लोर क्षार प्रोसेस के द्वारा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल में विद्युत प्रवाहित करने पर NaOH बनता है। यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी गई है और ये पूरा डायग्राम है। एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैथोड के पास इकट्ठा हो जाता है। अब देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विरंजक चूर्ण। रासायनिक सूत्र है CaOCl2। निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। CaOH का होल टच प्लस Cl2, CaOH का CaOCl2 और प्लस H2, यही जो है उसका विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। याद रखिए इसका उपयोग वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजन के लिए किया जाता है, मतलब रंग उड़ाने के लिए। रासायनिक उद्योगों में
रूप में होता है इसका प्रयोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। आप देखेंगे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका सूत्र है NaSCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। इसकी क्रिया देख लीजिए आप लोग, रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। उपयोग इसका पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, केक पावरोटी को स्पंजी बनाने के लिए, मतलब नरम मुलायम बनाने के लिए, एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, और सोडा अम्ल अग्निशामक में, यानी अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें। धोने का सोडा जिसको हम लोग निरमा कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O, बेकिंग सोडा को गर्म करने और फिर उससे प्राप्त कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से यहाँ पर जल बनता है। पहले बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, फिर इसमें जल मिला देंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। क्या लवण के क्रिस्टल सचमुच शुष्क हैं? आओ देखते हैं परिभाषा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। उदाहरण कापर सल्फेट, इसका होता है नीला रंग CuSO4 × 5H2। शुष्क दिखने वाले नीले कापर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है 5H2O। गर्म करने पर यह जल हट जाता है और लवण का रंग नीले से सफ़ेद हो जाता है। पानी डालने पर नीला रंग वापस आ जाता है। अब देखते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको हम लोग कहते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका होता है CaSO4 × 12H2O। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तब यह बनता है। जल के अणुओं को त्याग देता है और ये बन जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। जब अगर इसमें फिर पुनः पानी मिला देंगे 1.5H2O तो फिर से ये CaSO4 × 2H2O जिप्सम बन जाएगा। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में और खिलौने सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, वरना यह पानी से क्रिया करके कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल MCQ के लिए महत्वपूर्ण। सिरका, सिरके में पाया जाता है एस्टिक अम्ल। संतरा नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इमली पाई में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो साथियों, यहीं पे हम अपने पाठ का करेंगे समापन। मिलते हैं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको बहुत ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, और ऐसे ही नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट करेंगे, हमारा नंबर दिया हुआ है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।